Hello friends, today we are going to understand Factories Act 1948. इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या होते हैं और फैक्ट्री क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें इस एक्ट से रिलेटेड आज हम सारी पढ़ने वाले हैं। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू रेगुलेटिंग लेबर इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में जो लेबर होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। ये होल ऑफ इंडिया पे लगता है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल है। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाए और फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं उनके हेल्थ और वेलफेयर का भी ध्यान उसको प्रमोट किया जाए, उसका ध्यान रखा जाए। अब इसमें देखते हैं हम फैक्ट्री क्या होता है। फैक्ट्री में कोई भी प्रेमाइसेस आ जाती है। प्रेमाइसेस मतलब कोई भी बिल्डिंग आ जाती है, चार दीवारी। प्रेसिडेंस मतलब होता है चार दीवारी, जिसमें किसी भी दिन अगर बिना एड ऑफ पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिना एड ऑफ पावर के 20 या 20 से ज्यादा दिन वर्कर्स वर्क कर रहे हैं या कर रहे थे किसी भी दिन, मतलब पिछले 12 महीने में किसी भी दिन 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रहे थे, या फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी के साथ अगर बोले तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स वर्क कर रहे थे, तो उसको उस प्रेमाइसिस को हम क्या बोलेंगे? फैक्ट्री बोलेंगे। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड नहीं होती है? माइन, यूनिट ऑफ आर्म फोर्सेस, रेलवे रनिंग शेड, होटल, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस इसमें शामिल नहीं होते हैं। कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो गया और ईटिंग प्लेस है तो उसमें चाहे से 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स वर्क कर रहे हो तो भी हम उसको फैक्ट्री नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब प्रेमाइसिस में क्या आता है? प्रेमाइसिस इंक्लूडिंग प्रेजेंट्स एंड लार्जेस्ट द स्कोप। फैक्ट्री में ये सारी चीज़ें आती हैं, इंक्लूडिंग ऑल द लेंथ ऑफ रेलवे लाइन। कंपनी इंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। फैक्ट्री में वो कंपनी भी आ जाती है जो रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने में इंगेज्ड है, ठीक है। ओपन लैंड भी फैक्ट्री में आता है। सीजनल फैक्ट्रीज जैसे कि शुगर केन फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, वो सीजन पे काम करती हैं, ठीक है। तो जब उसका सीजन होगा तभी काम करेगी, तो उसको भी हम फैक्ट्री ही मानेंगे, क्योंकि चाहे से वो ऑफ सीजन में वर्क नहीं कर रही हो फिर भी हम उसको फैक्ट्री मानेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब कोई भी प्रोसेस जिससे कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं या उसको चेंज कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं या फिर कुछ नया जनरेट कर रहे हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं नई चीज़ में, ऑयल को पंप कर रहे हैं, प्रिंटिंग कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं या प्रिजर्व कर रहे हैं उसको कोल्ड स्टोरेज में। तो ये सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मेनली जो इंक्लूडेड है वो है लॉन्ड्री, कारपेट बीटिंग, process involved for pumping water, stitching bags, conversion of latex into rubber, conversion of sea water into salt। सी वाटर को जब हम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काउंट कर रहे हैं। ट्रेसिंग एंड अडॉप्टिंग अ रॉ फिल्म, पैकिंग एंड पैकेजिंग इनटू स्मॉलर यूनिट्स, प्रोसेस लाइक मॉइस्चरिंग, स्ट्रिपिंग, breaking up, adaptation and packing of tobacco for use in manufacture of cigarettes। एक्सक्लूड क्या क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम क्या शामिल नहीं करेंगे? ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब हमने ट्रांसफॉर्मिंग का बात किया था तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मिंग भी हमने लिया था यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की अगर ट्रांसफॉर्मिंग या ट्रांसमिटिंग हो रहा है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी हम शामिल नहीं करेंगे। एग्जीबिशन ऑफ फिल्म, इसको भी हम नहीं लेंगे। फिर उसके बाद है इस एक्ट के मुताबिक वर्कर क्या होता है? वर्कर की डेफिनेशन में क्या दे रखा है? पर्सन एम्प्लॉयड होना चाहिए। यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। यहाँ पे मास्टर और रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है। मास्टर और सर्वेंट रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें जो एम्प्लॉयर है वो सिर्फ यही नहीं बताता कि क्या काम करना है, बल्कि वो ये भी बताता है कि किस तरह से काम करना है। वॉट वर्क टू बी डन बट ऑल्सो द मैनर इन विच द सेम शैल बी डन। पीस रेट वर्कर्स भी इसमें वर्कर्स की तरह शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई पार्टनर है या फिर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको हम वर्कर नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट टू बी डायरेक्ट और थ्रू सम एजेंसी। एम्प्लॉयमेंट जो होगा, एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स का जो एम्प्लॉयमेंट होगा या तो वो डायरेक्ट भी हो सकता है या किसी एजेंसी के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है।
एम्प्लॉयमेंट शुड बी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग, ये नहीं है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं कर रहे तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, नहीं, एम्प्लॉयमेंट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही किए जाएंगे, या फिर उसके इंसिडेंटल, मतलब उसको उसके साथ कोई काम कर रहे हैं तो वो चीज़ भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात ये बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना ज़रूरी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, उसका काम करें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का काम करें तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट में मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। एम्प्लॉयमेंट रेमुनरेशन के लिए भी हो सकता है वो फ्री के लिए आ रहा हो, या फिर कोई वेजेस उसको पे नहीं करे जा रहे हो, या फिर प्राइस वर्क बेसिस पे काम कर रहा हो, या हॉनररी वर्कर है, या अप्रेंटाइज है। अप्रेंटाइज मतलब ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग ले रहा है वो, ठीक है। उसके बाद है फिर ये बोल रहा है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस एक्ट को एनफोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिम्मेदार कौन है? स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इस एक्ट को एनफोर्स करने के लिए। उसके बाद कुछ ऑफिसर्स हैं जो, अगर मान लो किसी भी फैक्ट्री में 500 से ज़्यादा वर्कर्स है तो उसमें वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट होगा, सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट होगा अगर हजार से ज़्यादा वर्कर्स है। फिर है ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर क्या होता है? ऑक्यूपायर वो पर्सन होता है जिसका फैक्ट्री के जो भी अफेयर्स है, ट्रांजेक्शन्स है, उस पर उसका अल्टीमेट कंट्रोल है, मतलब एक तरह से ओनर बोल सकते हैं। तो कंपनी के केस में ओनर कौन होता है? डायरेक्टर। पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर। एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स AOI के केस में मेंबर। और गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के केस में पर्सन जो उसको फैक्ट्री के अफेयर्स को मैनेज कर रहा है वो। ऑक्यूपायर को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि वर्कर की हेल्थ, सेफ्टी और उसका वेलफेयर का ध्यान रखना। ऑक्यूपायर शुड इंश्योर वर्कर्स हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। उसको एक रिटर्न स्टेटमेंट, he should make a written statement of the policy adopted by him with respect to the aforesaid points and make the worker aware about the same। उसको रिटर्न स्टेटमेंट देना है पॉलिसी का, जिसमें जो उसने पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है उसका रिटर्न स्टेटमेंट बना के उसको देना है वर्कर को, ठीक है। उसके बाद है उसको प्रॉपर प्लांट्स, मतलब जहाँ पे मशीन, ग्रुप ऑफ मशीनरी को हम प्लांट्स बोलते हैं, तो उसको प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स रखना है जिससे कि ये देखा जाए कि वर्कर सेफ है या नहीं है। सेफ्टी अरेंजमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है वर्कर्स के। और ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग और सुपरवाइज करेंगे तो वो भी, उसका भी ध्यान रखना है, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग और सुपरविजन भी होगा, ठीक है। सेफ एक्सेस टू ऑल प्लेसेस ऑफ वर्क इन द फैक्ट्री, एडिकेट प्लेसेस, फैसिलिटीज एंड अरेंजमेंट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री। अब वर्किंग आवर्स के बारे में बोल रहे हैं, ये नहीं कि कोई भी एम्प्लॉयर है वो कितने भी घंटे काम कराया जा रहा है उसको एक्स्ट्रा वेजेस भी नहीं पे कर रहे हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जो अगर अडल्ट वर्कर है, अडल्ट वर्कर मतलब 18 साल से या उससे ज़्यादा है, तो वो एक वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, इतना वर्क करना है, ठीक है। और अगर एक दिन की बात करें तो 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है। और अगर 9 घंटे से ज़्यादा या 48 घंटे से ज़्यादा एक वीक में काम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम वेजेस पे किए जाएंगे। ओवर टाइम वेजेस क्या होते हैं? डबल ऑफ ऑर्डिनरी वेजेस। ऑर्डिनरी वेजेस मतलब नॉर्मली वेजेस कितने पे किए जाते हैं? तो नॉर्मली वेजेस पे किए जाते हैं बेसिक वेजेस प्लस अलाउंसेस, जिसमें बोनस इंक्लूड नहीं होता है, बोनस अलग से मिलता है। बाकी के पॉइंट्स है जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कोई भी वर्कर है, नो वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री इफ ही हैज ऑलरेडी बीन वर्किंग इन एनी अदर फैक्ट्री ऑन दैट डे। अगर वो किसी और फैक्ट्री में काम कर रहा है उसी दिन, तो उस वर्कर को उस फैक्ट्री में नहीं रखा जाएगा, मतलब एक ही फैक्ट्री में वो काम कर सकता है। नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क टू बी डिस्प्लेड इन एवरी फैक्ट्री। ये बताया जाएगा कि नोटिस पीरियड कितना है, ठीक है। एवरी फैक्ट्री टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ अडल्ट वर्कर्स। अडल्ट वर्कर्स का कितने अडल्ट वर्कर्स हैं उनका रजिस्टर मेंटेन होगा कि इतने अडल्ट वर्कर्स हैं, इतने बूढ़े लोग हैं या इतने वेमेन हैं, इस टाइप का रजिस्टर मेंटेन होगा। शिफ्ट चेंज नहीं की जा सकती। और वेमेन वर्कर जो होंगे वो एम्प्लॉय होंगे 6 AM to 7 PM, ठीक है। मतलब कि वेमेन को 5 AM से पहले और 10 PM के बाद में नहीं रख सकते, ठीक है, मतलब उसको रोक नहीं सकते। इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 14 years, फैक्ट्री मैनेजर नीड्स टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस एंड सच चिल्ड्रन नीड टू कैरी द सेम व्हाइल ही हैज इट वर्क। मान लो 14 साल से ज़्यादा पर्सन को, 14 साल से बड़े पर्सन को आपने अपॉइंट कर रखा है, तो जो फैक्ट्री मैनेजर है उसको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेना है कि वो बिल्कुल फिट है, वो
पर्सन जो है और उस चाइल्ड को वो साथ में लाना जब वो काम पे आ रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, ठीक है। और जो चिल्ड्रन होगा, मतलब जो चाइल्ड होगा, उसको 4.5 आवर्स से ज़्यादा, मतलब 4.5 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम करने को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फीमेल चाइल्ड जो है, गर्ल चाइल्ड है, उसको 8 AM से 7 PM तक में एम्प्लॉयड किए जा सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो अपन ने पहले बात करी थी, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस 1 साल तक वैलिड है, ठीक है। अब लीव का प्रावधान क्या है वो चीज़ देखेंगे कि अडल्ट के लिए तो 20 दिन अगर उन्होंने काम किया तो 1 दिन की लीव ले सकते हैं, और फॉर चिल्ड्रन 15 दिन काम किया तो 1 दिन की लीव ले सकते हैं। नीड्स टू बी गिवन एटलीस्ट हाफ एन आवर ब्रेक आफ्टर कंटिन्यूस, अगर 5 घंटे का उन्होंने काम कर लिया तो हाफ एन आवर का उनको ब्रेक मिलना जरूरी। हर हफ्ते में एक हॉलीडे तो रखना जरूरी है। देयर शैल बी 1 हॉलीडे एवरी वीक। नो अडल्ट वर्कर शैल वर्क फॉर कंटिन्यूसली कॉन्जिक्यूटली 10 days, मतलब कॉन्जिक्यूटली मतलब कंटिन्यूसली 10 days तक वर्क नहीं करेगा, मतलब एक हॉलीडे होना जरूरी है। चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड 15 years ऑफ एज शैल नॉट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री। ऐसा बच्चा जिसने 15 साल कंप्लीट नहीं करे हैं तो उसको फैक्ट्री में काम के लिए नहीं रखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है कि ऐसी फैक्ट्री जिसमें 250 से ज़्यादा वर्कर्स अपॉइंट हो रखे हैं तो उसमें कैंटीन होना मैंडेटरी है। और फिर 150 से ज़्यादा वर्कर्स अपॉइंट हो रखे हैं तो फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है। और अगर किसी फैक्ट्री में 150 या 150 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो उसमें रेस्ट रूम होना ज़रूरी है, जहाँ पे वर्कर्स जाके रेस्ट कर सकते हैं। लंच रूम होना ज़रूरी बोल सकते हैं हम इसे। यूरिनल्स, जहाँ पे 250 या 250 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो वहाँ पे यूरिनल्स होना ज़रूरी है। और फिर शेड्यूल्स कौन कौन से हैं इसमें, फर्स्ट शेड्यूल है और थर्ड शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में वो प्रोसेस दे रखे हैं जो कि हजार्डस प्रोसेस है, उनकी इंडस्ट्रीज की लिस्ट दे रखी है जिसमें हजार्डस प्रोसेस इन्वॉल्व है। और थर्ड शेड्यूल में नोटिफाइडेबल डिसीजेस का शेड्यूल है। ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये मैंने बहुत ऊपर से पढ़ा है, इसमें बहुत डीप लेवल पे भी हो सकता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।